हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज हमें अपना एक नया एक्ट चालू करना है जिसका नाम सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है। लो भाई लो, हेडिंग डालेंगे आज की क्लास की, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 दोस्तों, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। लो भाई लो, तो इस पूरे चैप्टर एक्ट के अंदर, जी बड़ा आएगा दोस्तों, इस पूरे एक्ट के अंदर हमें कितने चैप्टर्स हैं जो कवर करने हैं दोस्तों। तो टोटल चैप्टर्स टू बी कवर्ड, तो एक आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि भाई टोटल चैप्टर में कितने कवर करने हैं। तो टोटल चैप्टर टू बी कवर्ड, हेडिंग डालेंगे आप भी, टोटल चैप्टर टू बी कवर्ड। लो भाई लो, पहला लिखना डेफिनेशन, दूसरा ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, तीसरा कंडीशंस एंड वारंटी, कंडीशन एंड वारंटीज, फोर्थ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, 5 right of unpaid seller, right of unpaid seller, 6th auction sale, auction sale। तो दोस्तों टोटल 6 चैप्टर हमें डिस्कस करना है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, और 6 चैप्टर बाद हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, डेफिनेशन, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कंडीशन एंड वारंटी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, राइट ऑफ अनपेड सेलर और ऑक्शन सेल। तो भैया आज की स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, और आज पहला चैप्टर हमें लेते हैं, तो एक करके लाइन से चैप्टर को खत्म करेंगे, लाइन से। ठीक है दोस्तों, लो भाई लिख लिया आपने जरा, चलो भाई लिख लिया, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले हमें सेल ऑफ गुड्स एक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा कि भाई सेल ऑफ गुड्स एक्ट का इंट्रोडक्शन क्या है। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा इंट्रोडक्शन खत्म होते ही फिर स्टार्ट होंगे चैप्टर्स। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन की, चैप्टर अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, पहले इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन, लो भाई लो, इंट्रोडक्शन क्या कहता है। इंट्रोडक्शन ध्यान देना, इंट्रोडक्शन में पढ़ना है हमें कुछ बेसिक बातें कि भाई कैसे सेल ऑफ गुड्स कब लाया गया। फिर सेक्शन 1 पढ़ना है एप्लीकेबिलिटी, मतलब पर्टिकुलर सेक्शन पूरी होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है या नहीं। तो होल ऑफ इंडिया ही एप्लीकेबल है दोस्तों अब, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 और 35A हटा है तब से हर एक एक्ट होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर हो गया है। ठीक, तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, और इंट्रोडक्शन के अंदर हमें पढ़ना है आपके पास इंट्रोडक्शन आज की क्लास के अंदर। फिर आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 1, किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 क्या कहता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। किसी भी एक्ट का सेक्शन 1 हमें बताता है ये पर्टिकुलर एक्ट कहां पर अप्लाई किया जाएगा। किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 हमें बताता है डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, कि इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर जो वर्ड का यूज हो रहा है उस वर्ड की डेफिनेशन क्या है, क्या मतलब है उन वर्ड्स का। और फिर जाके स्टार्ट होगा डेफिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ये डेफिनेशन वो डेफिनेशन नहीं है जो वर्ड है, डेफिनेशन अलग डेफिनेशन है। ये जो ऊपर चैप्टर हमने लिया है, ये चैप्टर की डेफिनेशन ये है डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ऐसे लिख दो, डेफिनेशन ऑफ सेल लिख लो, डेफिनेशन ऑफ सेल लिख लो। ठीक है, सेल की डेफिनेशन। अब सेल किसे कहते हैं वो आपको बताएगा, पर इंट्रोडक्शन तो पढ़े। तो पहला पॉइंट इंट्रोडक्शन का क्या कहता है, ध्यान देना।
पहला पॉइंट लिखना नहीं है अभी, जब मेरा सुनेंगे फिर जाके लिखेंगे। पहला पॉइंट कहता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 से पहले की बात अगर करूं तो बिफोर इनएक्टमेंट, जब ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आया उससे पहले क्या था, जितने भी प्रोविजन परचेज और सेल से रिलेटेड थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर थे। क्या मतलब हुआ कि मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में सारे प्रोविजन थे सेल्स और परचेजेस से रिलेटेड, सेल परचेजेस से रिलेटेड सारे प्रोविजन थे। अब 1930 में क्या करा गया, जब ये एक्ट लाया गया, इस एक्ट से पहले क्या था, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आने से पहले सेल से रिलेटेड के सारे प्रोविजन, परचेजेस से रिलेटेड के सारे प्रोविजन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर था। अब वहां से वो प्रोविजन जो सेल से रिलेटेड है, वो प्रोविजन जो परचेज से रिलेटेड है, उनको इकट्ठा करके एक अलग प्रोविजन, अलग एक्ट बना दिया और उस एक्ट का नाम दिया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। क्या बात क्लियर है या नहीं है? यस सर, बात क्लियर है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर सेल और परचेज के प्रोविजन भी हुआ करते थे, पर गवर्नमेंट ने क्या करा, भारत सरकार ने क्या करा, सेल के सारे प्रोविजंस, लॉ रिलेटेड टू सेल, लॉ रिलेटेड टू परचेज एक साथ लाकर एक नया एक्ट बना दिया गया जिसका नाम बोला सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो मतलब इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है। पार्टनरशिप एक्ट भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट है दोस्तों, पर अभी बात हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट की कर रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट सेक्शन जो मैंने पढ़ाया था वो सेक्शन 75 था। सेक्शन 75 हमारा कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक का लास्ट सेक्शन था, बेसिक का, स्पेशल का नहीं, बेसिक का लास्ट सेक्शन था। तो बेसिक अगर हमने पूरा भी जितना ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बेसिक का लास्ट सेक्शन 75 था। तो सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 123 तक सारे प्रोविजन सेल और परचेज से रिलेटेड थी, उनको हमने हटा दिया। सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 70, सेकंड पॉइंट का लिख रहा हूं मैं, अभी लिखा नहीं है कुछ भी, सेक्शन 76 से लेकर अप टू सेक्शन 123 से ये सारे प्रोविजन जो रिलेट कर रहे थे वो परचेज और सेल से कर रहे थे दोस्तों। इस वजह से इन सभी सेक्शन को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हटाकर एक नया एक्ट में बदल दिया गया और उसको बोला द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। क्या बोला? द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट लाया गया। पहले क्या लाया गया? इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया गया। पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट ना, द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट था दोस्तों। अच्छा, तो क्या हुआ बताओ? सेल और परचेज से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन हैं वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर हुआ करते थे। अब वहां वो प्रोविजन चालू हुए थे सेक्शन 76 से सेक्शन 123 तक। तो 76 से 123 सेक्शन को मिलाकर इनका एक नया सेपरेट एक्ट बनाया जिसका नाम था द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट लाया गया, ठीक। और ये कब आया गया? 1930 में आया था और 1 जुलाई को आया था दोस्तों ये एक्ट। मतलब सेक्शन 76 से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 76 टू 123 तक के सेक्शन को हटाकर एक सेपरेट एक्ट बनाया और उसको बोला द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और 1 जुलाई को उनको सेपरेट कर दिया था। बट दोस्तों 22 सितंबर 1963 22 सितंबर 1963 में क्या हुआ बताए? 22 सितंबर 1963 के अंदर जब इंडियन वर्ड हैज बीन रिमूव्ड, इंडियन वर्ड को रिमूव्ड कर दिया गया दोस्तों। इंडियन वर्ड को रिमूव्ड कर दिया गया और अब प्रेजेंटली जो चल रहा है सेल ऑफ गुड्स एक्ट चल रहा है। क्या बात समझ में आ गई? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। देखो लाया तो एक्ट 1930 में था, पर आपके पास 1963 में इंडियन वर्ड को रिमूव करा, पर एक्ट तो 1930 में आ गया था। तो अगर आपसे बोलोगे तो एक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट कब बना, तो आप कहोगे 1932 1 जुलाई 1930 में। आप कहोगे इंडियन वर्ड कब रिमूव हुआ, आप कहना 22 सितंबर 1963 को इंडियन वर्ड रिमूव हो गया था। अब करंटली इसको बोला जाता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1932। क्या क्लियर है या नहीं है? क्लियर है सर। ये नहीं उतारना, मैं उतारने के लिए आपको कुछ पॉइंट दे रहा हूं, ध्यान देना। सामने ये लो भाई। तो इंट्रोडक्शन अगर आप मैंने बोलूं तो जो मैंने अभी आपको बताया
ओरली बेसिस पर, वो अब मैंने लिख कर दिया सामने। देखो, बिफोर द इनैक्टमेंट, बिफोर द इनैक्टमेंट, ये आएगा यहां पर, बिफोर द इनैक्टमेंट, इनैक्टमेंट मतलब एक्ट लाने से पहले, बनाने से पहले, ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, the relating sale and purchase of the goods were regulated by the Indian Contract 1872। मतलब सेल और परचेज से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन थे वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में रेगुलेटेड था। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट दिखता था उन सारे प्रोविजंस को, सेल और परचेज से रिलेटेड। 1930 में क्या करा गया, सेक्शन 76 से 123 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज बीन रिपील्ड एंड वर अ सेपरेट एक्ट कॉल्ड द इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट वाज पास्ड। 1930 के अंदर सेक्शन 76 से लेकर 130 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट को हटाकर एक नया एक्ट जनरेट कर दिया, बनाया गया, इसका नाम दिया इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और ये लाया गया 1 जुलाई 1930 को, बट विद इफेक्ट फ्रॉम 22 सितंबर 1963, 22 सितंबर 1963 द वर्ड इंडियन वाज आल्सो रिमूव्ड, और 22 सितंबर 1963 को इंडियन वर्ड भी रिमूव्ड कर दिया गया। नाउ द प्रेजेंट एक्ट इज कॉल्ड, अब ओरिजिनली क्या बोलते हैं इस एक्ट को, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। दैट इज द इंट्रोडक्शन। तो दैट इज इंट्रोडक्शन। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी पे, इसका मतलब सेक्शन 1 पर। इंट्रोडक्शन लिख लेना पूरा, लिख लोगे, वीडियो पॉज करके आराम से लिखिएगा। सेक्शन 1 दोस्तों, मैक्सिमम एक्ट के, सारे तो नहीं कहूंगा, सारे नहीं कहूंगा, मैक्सिमम 99% एक्ट के सेक्शन 1 हमें बताता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। मतलब ये पर्टिकुलर सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल होगा और कहां कहां एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर सेक्शन 2 बताता है सभी एक्ट का, मतलब जो भी लॉ है हर एक्ट का सेक्शन 2 हमें डेफिनेशन बताता है, पर मैक्सिमम हर 100% नहीं, कुछ सेक्शन 2 में कुछ और बातें भी लिखी गई होती है। पर सेक्शन 1 क्या बताता है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। पहले इंट्रोडक्शन लिखना 3-4 पॉइंट, फिर एप्लीकेबिलिटी लिखना। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट, ठीक है सर। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट हम लिख रहे हैं, और इसके बाद हमें क्या करना है भाई, आओ दोस्तों, एप्लीकेबिलिटी ऑफ एक्ट के बाद हमें क्या करना है। एप्लीकेबिलिटी कहता है ये पर्टिकुलर एक्ट कहां पर एप्लीकेबल होगा, द एक्ट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। देखो सेक्शन 370 और आर्टिकल 35 से हट चुका है, इसलिए अब ये पर्टिकुलर एक्ट होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है, ठीक है। द एक्ट एक्सटेंड टू, the act extend to whole of India इंक्लूडिंग, अब इंक्लूडिंग लिखना जरूरी तो नहीं, फिर भी लिख देता हूं, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में भी अब सारे एक्ट इंडिया के अप्लाई हो रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। बस इतनी लाइन लिख दी, बस यही तो कहना था। सेक्शन 2 हमें क्या बताता है, किसी भी एक्ट का, मैक्सिमम एक्ट का सेक्शन 2 हमें डेफिनेशंस बताता है। डेफिनेशन मतलब वर्ड्स की डेफिनेशन, जो वर्ड इस पूरे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर बार बार यूज होंगे उनका मतलब पहले ही बता देता है। सेक्शन 2 बताता है डेफिनेशन, या हम इसको कह सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के 1930 के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है सर, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब डेफिनेशन, बायर किसे कहते हैं, सेलर किसे कहते हैं, ये सब आपको बता रहा है, ठीक है सर, समझ में आ रहा है। लो दोस्तों, तो अब मैं आपको बता रहा हूं सर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन हम डिस्कस कर रहे हैं आज अभी की क्लास में, और आज हम डेफिनेशन की क्लास खत्म करके फिर नेक्स्ट क्लास से हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल्स से, ठीक है, जो हमारा पहला चैप्टर रहेगा। अभी इंट्रोडक्शन आज की क्लास में हो गया, पहली क्लास में जिसमें आपको डेफिनेशन क्लियर करवा दूंगा, और बाकी नेक्स्ट क्लास से हम अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करने लग जाएंगे जो हमारे स्टडी मैट के हिसाब से है, जो हमारे एक्ट के हिसाब से। अच्छा सर, जरा बताना सर, मेरे को बताओ बायर और सेलर कौन होता है। तो मैंने कहा देखो, एक पर्सन है राम, ठीक है, और एक पर्सन है श्याम। अब भाई राम ने श्याम को कहा कि कि मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बाय योर कार, आई वॉन्ट टू
बाय योर कार, मैं तुम्हारी कार खरीदना चाहता हूं। श्याम कह रहा हाँ मैं भी बेचना चाहता हूं। श्याम कह रहा है मेरे भाई कि मैं भी बेचना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू, एक मिनट, राम क्या कह रहा है, मैं भी बेचना चाहता हूं। राम कह रहा है कि भाई मैं खरीदना चाहता हूं। श्याम कह रहा है कि भाई मैं बेचना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू सेल माई कार। इसका मतलब कि राम श्याम की कार खरीदना चाहता है, खरीदी नहीं है अभी, खरीदना चाहता है। एग्री टू बाय, क्या बोल सकता हूं मैं, एग्री टू बाय। एग्री टू बाय है मतलब एग्री है खरीदने के लिए या फिर खरीद ली गई हो। ठीक, श्याम अपनी कार बेचना चाहता है, बेची नहीं है, बेचना चाहता है। एग्री टू सेल, एग्री टू सेल। इसका मतलब है कि भैया बायर कौन हुआ और सेलर कौन हुआ। भैया बायर वो पर्सन है जो गुड्स को खरीदना चाहता है या खरीद लिया गया हो। बायर इज अ पर्सन हु बाय द गुड्स और एग्री टू बाय द गुड्स। या तो उसने गुड्स खरीद लिया हो वो बायर है, या खरीदने के लिए एग्री हो। सेम एज इट इज, सेलर इज अ पर्सन हु सेल द गुड्स और एग्री टू सेल द गुड्स। अगर एक पर्सन ने गुड्स बेच दिया वो तो है सेलर, अगर बेचने के लिए भी एग्री हो गया ना तब भी वो सेलर है। अब मुझे बताओ, क्या राम ने श्याम की कार, गुड्स मान लेते कार है, कार बेचने का बिजनेस है श्याम का, तो राम ने श्याम की कार खरीदना चाहता है। अगर खरीद ली होती तो तब भी बायर होता और श्याम सेलर होता। मान लो आप श्याम हो, आप सेलर हो, मैं राम हूं, मैं बायर हूं। मैं आपकी कार खरीद ली तो मैं बायर, आप सेलर। आपने बेची, मैंने खरीद ली। मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं, अब मैं कौन और आप कौन, अभी भी मैं बायर और आप सेलर। अगर कोई पर्सन कोई गुड्स खरीद ले या खरीदने के लिए एग्री हो जाए तो उसको बोलेंगे बायर। बायर इज अ पर्सन हु बाय द गुड्स और एग्री टू बाय द गुड्स। खरीदने के लिए एग्री है, चाहता है खरीदना, और खरीद लिया गया हो, तो दोनों ही केस के अंदर बायर कहा जाएगा। सेलर इज अ पर्सन हु सेल द गुड्स, जिसने बेच दिया हो या बेचने के लिए एग्री। देखो बेच दिया हो तो सेलर है ही, बेचने के लिए एग्री भी हो जाए, भले ही बेचना हो पर एग्री हो गया बेचने के लिए, अब भी वो सेलर हो जाएगा दोस्तों। तो डेफिनेशन क्या कहती है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 बताता है कि बायर किसे कहते हैं। बायर इज अ पर्सन हु बाय और एग्री टू बायर द गुड्स। बायर कौन है भैया, राम, और सेलर कौन है भैया, श्याम है, श्याम। बायर की डेफिनेशन और सेलर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन के अंदर लिखी है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और यहां पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। ठीक है दोस्तों, तो बताओ बायर कौन है और सेलर कौन है। तो आप कहना सर बायर वो पर्सन है जिसने गुड्स या तो बाय कर लिए या करने के लिए एग्री है। सेलर वो पर्सन है जिसने गुड्स सेल कर दिए या सेल करने के लिए एग्री है। तो दोनों ही केस के अंदर बायर और सेलर कहा जाएगा। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 बताता है बायर का मतलब, सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 बताता है सेलर का मतलब। ठीक है, आओ जरा सामने देखेंगे, इसको उतारना है आपको। बताओ बायर की डेफिनेशन, यहां देखो सामने, बायर किसे कहते हैं, बायर। तो बायर मीन्स अ पर्सन हु बाय और एग्रीज टू बाय अ गुड्स, जो बाय करे या बाय करने के लिए एग्री हो गया, हाँ मैं खरीदूंगा। सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल, जो सेल कर दे, यस, और एग्री टू सेल गुड्स, या सेल करने के लिए एग्री हो गया, बेचा नहीं, बेचने के लिए तैयार है, तब भी वो सेलर मान लिया जाएगा। क्लियर है नहीं है, तो क्लियर है। तो ये डायग्राम आपके पास यहां उतार लो या फिर मेरा पीछे वाला डायग्राम उतार लो, बात तो एक ही है। आओ दोस्तों, तो एक कंडीशन, एक तो समझ में आ गया कि बायर और सेलर क्या होता है। तो बायर वो पर्सन होता है जिसने गुड्स बाय कर लिए या बाय करने के लिए एग्री है। सेलर कौन हो गया, जिसने गुड्स सेल कर दिए या सेल करने के लिए, अभी करे नहीं है या कर दिए हो तो सेलर है, करने के लिए एग्री है तब भी सेलर है दोस्तों। क्लियर है या नहीं है। आओ जरा मीनिंग सीखते हैं डिलीवरी का। डिलीवरी का
आओ जरा मीनिंग सीखते हैं डिलीवरी किसे कहते हैं। देखो, जब एक पर्सन अपनी मर्जी से किसी गुड्स का पोजेशन, गुड्स का पोजेशन का मतलब, गुड्स का पोजेशन का मतलब ये पेन है, ये पेन मैंने यहां से लेकर अपनी मर्जी से आपको दे दिया, दैट इज कॉल्ड पोजेशन, ट्रांसफर करना। और जब इस गुड्स का अधिकार, मतलब इस गुड्स का, मान लो एक फोन है दोस्तों, मान लो एक फोन है और फोन आपने खरीदा, फोन आपने खरीदा, आपने जब उसका फोन खरीदा तो आप उसके मालिक बन गए, आप उसके क्या बन गए, मालिक बन गए, दैट इज कॉल्ड ओनरशिप। जब मालिकाना हक ट्रांसफर करा जाता है उसको ओनरशिप कहा जाता है। और जब वो फोन आपके पास आता है उसको पोजेशन ट्रांसफर करा, मतलब पोजेशन का मतलब है फिजिकली गुड्स को ट्रांसफर होना, और ओनरशिप ट्रांसफर का मतलब हो गया कि आपका मालिकाना हक आप पे ट्रांसफर हुआ है। आपने कार खरीदी, कार आपके नाम हो गई, ये ओनरशिप ट्रांसफर हुआ। कार आपके पास पहुंचाई गई, ये पोजीशन ट्रांसफर हुआ। आपने फ्रिज खरीदा, आप फ्रिज खरीदने के फ्रिज के मालिक बन गए, ये ओनरशिप ट्रांसफर हुआ। आप ये फ्रिज आपके घर तक पहुंचाएगा, ये पोजीशन ट्रांसफर हुआ। तो यहां बात कर रहा हूं डिलीवरी में ओनरशिप की बात नहीं करते, डिलीवरी में उस पर्टिकुलर फिजिकल एग्जिस्टेंस की बात करी जाती है। अमेजोन से आपने एक बहुत बढ़िया फोन खरीदा, तो फोन जैसे आपने पेमेंट करी तो अमेजोन वाले ने बिल आपके नाम कर दिया, इसका मतलब फोन आपके नाम हो गया, पर फोन अभी आपके घर पे नहीं पहुंचा। तो ओनरशिप तो ट्रांसफर कर दी, फोन आपके नाम तो कर दिया, पर बिल फोन आपके घर नहीं पहुंचा, इसका मतलब फोन का पोजीशन आपके पास नहीं पहुंचा, ओनरशिप पहुंच गई। तो ओनरशिप पोजीशन में डिफरेंस समझ में आया। तो ओनरशिप मतलब मालिकाना हक ट्रांसफर होना, दैट इज कॉल्ड ओनरशिप ट्रांसफर। जब वो पर्टिकुलर गुड्स मेरे हाथ में आ जाए, दैट इज कॉल्ड पोजीशन ट्रांसफर। आया समझ में? तो डिलीवरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, जब कोई एक पर्सन अपनी मर्जी से एक गुड्स को, उसका पोजीशन, गुड्स को यहां से वहां ट्रांसफर कर दे, उसका पोजीशन ट्रांसफर कर दे, मतलब गुड्स, पोजीशन मतलब फिजिकली गुड्स, पोजीशन कहते हैं। ऑनरशिप मतलब नाम कर दे, वो अलग चीज। घर आपके नाम हो गया तो ऑनरशिप ट्रांसफर है, घर आपके पास तो ना आएगा, पोजीशन थोड़ा ट्रांसफर कर सकते हैं किसी घर का, बिल्डिंग का, बिल्डिंग उठाकर दे देंगे आपके, वहीं रहिए। घर आपके नाम होता है, मतलब घरों में इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिर्फ और सिर्फ ऑनरशिप ट्रांसफर होता है, पोजीशन नहीं। पर मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर पोजीशन ट्रांसफर होता है और ऑनरशिप भी। आप शर्ट खरीद के लाए तो आप शर्ट ने आपको, शर्ट आपको मिल गई, दैट इज कॉल्ड पोजीशन ट्रांसफर। शर्ट नहीं मिली, शर्ट की ऑनरशिप मिली, आप शर्ट के मालिक बन गए, दैट इज ऑनरशिप ट्रांसफर। तो अगर कोई पर्सन वॉलंटरी पोजीशन ट्रांसफर कर दे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, पोजीशन मतलब फिजिकली गुड ट्रांसफर कर दे, दैट इज कॉल्ड डिलीवरी। उसको हम क्या कहेंगे, डिलीवरी कहेंगे। जरा ध्यान देना, डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर, अपनी इच्छा से ट्रांसफर करा जा रहा है क्या, पोजीशन मतलब फिजिकली एग्जिस्टेंस, फिजिकली गुड्स ट्रांसफर करा जा रहा है फ्रॉम एक पर्सन टू अनदर पर्सन। जैसे कि क्या, मिस्टर ए एक बायर है और मिस्टर बी एक सेलर है। मिस्टर ए ने कहा कि भाई मैं कुछ बाई करना चाहता हूं, मिस्टर सेलर ने कहा ठीक है भाई मैं बेचना चाहता हूं। अब इसने गुड्स बाई करे, मान लो एक ने गुड्स बाई करे, अब सेलर ने इस गुड्स को डिलीवर कर दिया, गुड्स को ले गया। गुड्स मान लो उसने 10 फोन बाई करे, 10 के 10 फोन उठाकर मिस्टर ए को दे दिए, तो डेट इज कॉल्ड पोजीशन ट्रांसफर। अपनी मर्जी से दिया है भाई, उसने पैसे दिए तो मेरी मर्जी थी मैंने दे दिए। मर्जी, वॉलंटरी ट्रांसफर का मतलब ये नहीं है कि मन मर्जी है तो दे रहे हो, पैसे नहीं मिले, पैसे मिलने के बाद देना भी मर्जी होता है। मन मर्जी मतलब वॉलंटरी, अच्छा से होता है, दबाव में आके नहीं दिया। मैं बेचना चाहता था दोस्तों गुड्स, और मैंने बेच दिया, उसने खरीदा, मैंने उसके पास ट्रांसफर कर दिया, गुड्स पहुंचा दिया उसके बाद, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी ट्रांसफर। मेरे को दबाव में नहीं गया। तो वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, जब हम कोई गुड्स को अपनी इच्छा से, दबाव में आके नहीं, अपनी इच्छा से, उसने खरीदा, हमने बेचा उसके पास पहुंचाया, तो दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी ट्रांसफर। इसको कहते हैं डिलीवरी। तो अगर आपसे बोलेगा डिलीवरी वर्ड का मतलब, तो आप कहना कि जब कोई पर्सन किसी गुड्स का पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है वॉलंटरी, अपनी इच्छा से, तो ऐसे कहते हैं डिलीवरी। इसको क्या कहते हैं दोस्तों, डिलीवरी कहा जाता है। तो डिलीवरी क्लियर हो गया, ये उतार लेना आप, डिलीवरी क्लियर। एग्जाम्पल उतारना कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम्पल नहीं भी उतारो तो चलेगा, नॉर्मल एग्जाम्पल है, ठीक। आओ दोस्तों, तो हमने डिलीवरी का मतलब समझ लिया, अब हम मतलब समझ रहे हैं। पहले हमने किसका मतलब समझा, बताओ। हमने बायर का मतलब समझ लिया, ठीक है। पहले हमने बायर का मतलब समझा, गिनते रहना क्या क्या समझ रहे हैं, भूलना मत। दूसरा हमने सुना सेलर का मतलब, तीसरा हमने मतलब सुना डिलीवरी का। अब हम मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, बताओ किसका मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, फ्यूचर गुड्स का। फ्यूचर गुड्स, अरे फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं, मैंने कहा आओ एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूं फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं।
देखो मैं एक दुकान पे गया, ठीक, चलो भाई ये लो भाई, ये मैं हूं, ठीक है, बाल बना दूं क्या, ये लो भाई, और ये आप क्या खुश हो रहे हो, ये आप हो, अगर लड़की है तो ये लो चुटिया भी बना देते हैं, ठीक है सर। तो आपकी दुकान थी, आपकी एक शॉप थी दोस्तों, और मैं आपके पास पहुंचा, और ये शॉप कौन सी थी, मैंने कहा ये शॉप थी भैया इलेक्ट्रॉनिक शॉप, आपकी टीवी फ्रिज फर्नीचर टीवी फ्रिज आप एसी वगैरह बेचने की दुकान थी, इलेक्ट्रॉनिक शॉप थी। मैं आपके पास पूछा, मैंने कहा भैया, मैंने कहा भाई मान लेते हैं ये राम है, मान लेते हैं ये श्याम है, ये राम श्याम मेरे फेवरेट है दोस्तों, ठीक है। अब भाई राम ने श्याम से कहा कि भैया मेरे को टीवी चाहिए, कह रहा है कि भैया कितने टीवी लोगे आप, कह रहा है भाई मुझे 100 टीवी चाहिए, कह रहा 100 टीवी, कह रहा है कहां आ गए, यहां तो 10 से ज्यादा टीवी रखते नहीं है, कहता 100 टीवी चाहिए, आप रख पाओगे तो बताओ, आप कर पाओगे तो बताओ, कह रहा हमारे पास तो सर 10 ही टीवी है, कह रहा फिर मैं जा रहा हूं, कह रहा जाओ मत, हम कर देंगे, हमारा काम प्रोडक्शन करने का भी है। तो श्याम ने राम से कहा कि देखो सर आपने 100 टीवी का ऑर्डर दिया है, आप 10 दिन बाद आओ, आपको 100 टीवी मिल जाएंगे, बता दो आपकी विशेषता फीचर्स क्या क्या डालने हैं टीवी के अंदर। मैंने कहा ठीक है बता देते हैं। राम ने शाम को सब विशेषता बता, ऑल फीचर्स बता दिए, ऑल फीचर्स बता दिए दोस्तों। अब जिस टाइम राम ने शाम को ऑर्डर दिया 100 टीवी का, कितने का ऑर्डर दिया 100 टीवी का, तब ये गुड्स उसके पास नहीं थे, 100 टीवी उसके पास नहीं थे। अब राम श्याम जो है, जो दुकान वाला है, अब वो ये 100 टीवी बनाएगा, और कब बनाएगा, जब 100 टीवी का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। बताओ राम ने श्याम से कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई मुझे 100 टीवी चाहिए, बताओ कितने दिन में दे दोगे, उन्होंने कहा 10 दिन में दे देंगे। तो राम ने श्याम के साथ क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिया दोस्तों, क्या कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया 100 टीवी का, कि भाई अब शाम को राम को 100 टीवी देने हैं 10 दिन बाद। अब बताओ जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ राम और श्याम के बीच में, अब यार राम कौन है, राम बायर है, श्याम सेलर है। राम ने श्याम के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या किया कि 10 दिन बाद आप मुझे 100 टीवी बनाकर दोगे। अब दोस्तों ये 100 टीवी जो थे नहीं उसके पास, अब इसने 100 टीवी बनाना, मैन्युफैक्चरिंग करना चालू करा, 100 टीवी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 100 टीवी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 100 टीवी, मतलब 100 टीवी का मैन्युफैक्चरिंग करना चालू करा, 100 टीवी का मैन्युफैक्चरिंग करना दोस्तों क्या हुआ, चालू करा, 100 टीवी का मैन्युफैक्चरिंग करना चालू करा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जिस टाइम राम ने श्याम को ऑर्डर दिया उस टाइम क्या श्याम की दुकान पे 100 टीवी थे या नहीं थे, सर नहीं थे। इसका मतलब जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम गुड्स नहीं है, गुड्स कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद मैन्युफैक्चरिंग होंगे, ऐसे गुड्स को फ्यूचर गुड्स कहा जाता है। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स ना होना और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होना, ऐसे गुड्स को फ्यूचर गुड्स कहेंगे। मतलब ये 100 टीवी आज फ्यूचर गुड्स है क्योंकि अभी बनेंगे, क्या बोलेंगे, अभी बनेंगे। तो फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं, ध्यान देना। ये एग्जांपल लिख लेना आप, बढ़िया से एग्जांपल याद उतारना है, आपको याद रहेगा, जो अभी एग्जांपल दे रहा हूं वो लिखना है, ठीक है, ये वाला एग्जांपल नहीं लिखना। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी मतलब करेंगे या प्रोडक्शन प्रोड्यूस, कभी कभी कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हो, कभी कभी कोई प्रोड्यूस होते हैं। कहता है जी ये राम के टीवी, ये कहता है श्याम कहता है भैया, श्याम कहता है भाई मैं तो मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, इतनी बड़ी मेरे पे फैक्ट्री नहीं है मैन्युफैक्चरिंग, मैं मैन्युफैक्चरिंग वालों से खरीद लूंगा। तो इसका मतलब ये मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकता है, खुद भी बना सकता है, प्रोडक्शन भी कर सकता है। अगर गुड्स प्रोडक्शन वाले होता है, गुड्स हो गए, बात एक ही हो जाती है, पर डिफरेंस थोड़ा सा होता है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और एक्वायर भी कर सकता है, एक्वायर मतलब किसी से खरीद सकता है, खुद ना बनाकर किसी से खरीद ले। भाई ये क्या करेगा, 100 टीवी खुद ना बना के क्या करेगा, 100 टीवी किसी ऐसे पर्सन से खरीदे, होलसेलर से खरीदे जो सस्ता मिलता है, इसको महंगे में बेच दे, तो एक्वायर कर ले, एक्वायर बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जिस टाइम कॉन्ट्रैक्ट बन गया उस टाइम नहीं थे, कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या एक्वायर चालू हुआ करना, तो दैट्स गुड्स इज कॉल्ड फ्यूचर गुड्स। तो फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होते हैं दोस्तों जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट नहीं करते, वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद बनना चालू होते हैं या खरीदना चालू होते हैं बाय द सेलर। तो दैट्स गुड्स आर नोन एज फ्यूचर गुड्स। क्लियर है या नहीं है सर, फ्यूचर गुड्स
क्लियर है? तो यहां पर आप फ्यूचर गुड्स के बारे में लिखना, ठीक है? यहाँ फ्यूचर गुड लिख दिया, ये इतना उतारना है आपको, उसके बाद दिया एग्जाम्पल आपको उतारना है मेरे दोस्तों, ठीक है? आओ छोटी छोटी बातें सीख लेते हैं। कहता है प्राइस किसे कहते हैं? तो प्राइस का मतलब होता है द मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। मेरे गुड्स बेचने के बाद जो मुझे मिलेगा मनी की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड प्राइस। तो सर प्राइस का मतलब क्या है? मेनली प्राइस क्या है? प्राइस ये है, प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। गुड्स बेचने के बाद जो पैसा आएगा, दैट्स कॉल्ड प्राइस। आपने कार बेचनी है, आपका कार का बिजनेस है, आप कार बेचते हो, आपने कार बेची है, आपने कहा 1 लाख रुपए की कार बिकेगी, तो 1 लाख रुपए क्या है दोस्तों? प्राइस है। आया समझ में? प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों? प्रॉपर्टी मीन्स द जर्नल प्रॉपर्टी इन अ गुड्स एंड नॉट मियरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। इधर सेल ऑफ गुड्स के अंदर प्रॉपर्टी का मतलब है जर्नल प्रॉपर्टी, स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है। सर ये स्पेशल प्रॉपर्टी कौन सी हुई, जर्नल प्रॉपर्टी कौन सी हुई, आगे जाकर डिस्कस करेंगे। पर अभी प्रॉपर्टी का मतलब क्या बता रहा हूं, सेल ऑफ गुड्स के अंदर अगर वर्ड प्रॉपर्टी लिखा है इसका मतलब है जर्नल प्रॉपर्टी, नॉट स्पेशल प्रॉपर्टी। तो प्राइस का मतलब समझ में आया, प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आया। प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? इधर सेल ऑफ गुड्स के अंदर प्रॉपर्टी का मतलब जनरल प्रॉपर्टी रहेगा, स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। सर जनरल प्रॉपर्टी कौन सी हुई, स्पेशल प्रॉपर्टी कौन सी हुई, ये आगे जाकर मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। पर अभी के लिए समझो कि जनरल प्रॉपर्टी सेल ऑफ गुड्स के अंदर, अगर वर्ड कभी आगे सेल ऑफ गुड्स के अंदर के प्रोविजन के आगे अगर वर्ड लिखा होता है प्रॉपर्टी, तो समझ लेना वो प्रॉपर्टी जनरल प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, स्पेशल प्रॉपर्टी कवर होती नहीं सेल ऑफ गुड्स सेट के अंदर। क्लियर है या नहीं है सर? क्लियर है, ठीक है? तो लिखते हुए चलना। प्राइस का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, सिंपल है। अभी इतना नहीं, जैसे जैसे चैप्टर चालू होंगे वैसे वैसे पीछे की बातों भी आती जाएगी, फिर दोबारा वहां पर डिस्कशन करा जाएगा। वैसे मैं यहां पर भी बता रहा हूं, आगे भी आगे आएगा तो वहां पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब मैं सिखाने जा रहा हूं आपको स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स क्या सिखाएंगे दोस्तों? स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स। तो सर ये स्पेसिफिक गुड्स क्या होते हैं? देखो फ्यूचर गुड्स बताना क्या होता है, जिस टाइम हमने कॉन्ट्रैक्ट किया उस टाइम गुड्स का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था, उस टाइम गुड्स थे ही नहीं। फ्यूचर में गुड्स बनेंगे तब ऑर्डर कंप्लीट होगा, यही मतलब बताया था फ्यूचर गुड्स का। स्पेसिफिक गुड जस्ट अपोजिट है। क्या मतलब है? जिस टाइम आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो उस टाइम वो गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस टाइम है वो गुड्स। अगर आप किसी दुकान पे जाकर राम ने, मान लेते हैं राम ने, मिस्टर ए ने बी से क्या करा भाई, कहा कि भाई मुझे 100 टीवी चाहिए। कह रहा ले जाओ, हमारा तो काम 100 क्या 1000 मांगो, हमारे पास 1000 भी पड़े हुए हैं। इसका मतलब 100 टीवी का जो ऑर्डर दिया गया है, इस ऑर्डर दे के टाइम, कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पर, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द गुड्स वर एग्जिस्ट। जिस टाइम हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे मेरे दोस्तों, उस टाइम गुड्स का एग्जिस्टेंस था। अगर गुड्स का एग्जिस्टेंस था, फ्यूचर में बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे गुड्स को स्पेसिफिक गुड्स कहेंगे। क्या बात समझ में आई नहीं आई? तो मतलब अगर 100 टीवी था तो इस 100 टीवी इसके पास एग्जिस्ट कर रहे थे। इसका मतलब क्या है दोस्तों? एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ द गुड्स आर एग्जिस्ट इन अ नेचर, देन दिस गुड्स नोन एज स्पेसिफिक गुड्स। जिस टाइम हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, अगर उस टाइम गुड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ऐसे गुड्स को हम स्पेसिफिक गुड्स कहेंगे दोस्तों। क्या क्लियर है या नहीं है? अब मुझे बताओ फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं, स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है? मैं एक दुकान पे गया, मैंने कहा भाई मुझे गुड्स चाहिए। वो कह रहा सर नहीं है मेरे पास अभी इतना, हाँ आपको 4 दिन बाद मिल जाएगा। तो वो बनाएगा या फिर खरीद कर लाएगा। तो ऐसे गुड्स को फ्यूचर गुड्स कहें। मतलब जिस टाइम मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था दोस्तों, उस टाइम अगर गुड्स नहीं है, दैट्स गुड्स नोन एज फ्यूचर गुड्स, आएगा फ्यूचर में। और जिस टाइम मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं उस टाइम गुड्स की एग्जिस्टेंस है, दैट्स कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक गुड्स। क्या बात क्लियर है नहीं है? यस सर, बात क्लियर। अगर आपको यह बात क्लियर होगी तो यहां आपको लिखना है, इट मीन द गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जिस टाइम हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, मतलब मैं खरीदूंगा आप बेचोगे, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था सेल का, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मैं खरीदने का खरीदा, आप बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करो, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, खरीदने बेचने का, सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। और जिस टाइम सेल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम गुड्स आइडेंटिफाइड है, मतलब गुड्स खरीद दिख रहे हैं हमें कि हाँ गुड्स पड़े हुए एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट्स गुड्स इज कॉल्ड स्पेसिफिक गुड्स। क्लियर है नहीं है दोस्तों? यस सर, क्लियर है। अब दोस्तों इसके अंदर आपके पास स्पेसिफिक गुड्स के अंदर फर्दर 2 कैटेगरी आ जाती है।
स्पेसिफिक गुड्स के अंदर फर्दर दो कैटेगरी आ जाती है। आओ सर, कौन कौन सी कैटेगरी है? दो कैटेगरी है, एक होती है असर्टेन गुड्स, एक होता है अनअसर्टेन गुड्स। अब ये क्या होता है दोस्तों, इनको अभी डिस्कस नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ बेसिक बातें पढ़ा रहा हूं, डायरेक्ट एडवांस में नहीं पहुंचाना जा रहा, मैं आपको बेसिक बातें से डिस्कस कर रहा हूं। अभी के लिए बस समझो, स्पेसिफिक गुड्स मींस वो गुड्स होता है, अब इसको लिखने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। स्पेसिफिक गुड्स का मतलब क्या हुआ, वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पर एग्जिस्ट कर रहे हैं दोस्तों, उसको हम स्पेसिफिक गुड्स कहेंगे। क्या क्लियर है या नहीं है? यस सर, यहां तक तो मेरा क्लियर हो गया। हाँ, आगे जाकर मैं आपको जरूर पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ गुड्स, वहां जो अभी आपने नहीं पढ़ा वहां पर वो भी पढ़ोगे दोस्तों। जो यहां पढ़ा वो तो पढ़ोगे, फीचर भी पढ़ोगे, स्पेसिफिक पढ़ोगे, आगे वहां पर दूसरे एग्जिस्टिंग पढ़ोगे, कंटीजेंट गुड्स भी पढ़ोगे, तो वो सब गुड्स भी पढ़ोगे, आपको आगे जाके टाइप्स ऑफ गुड्स के अंदर डिटेल में सीखेंगे, ठीक है। अभी बस स्पेसिफिक गुड्स समझो। जो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, स्पेसिफिक गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट के टाइम करते टाइम एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर में बनेंगे वो फ्यूचर गुड्स। क्लियर है या नहीं है? और एक महत्वपूर्ण बात जो मुझे आपसे डिस्कस करनी है, और हमारा जो मेन, इसके बाद हमारे पास ये मीनिंग खत्म हो जाएंगे, जो हमारे स्टडी मैट के अंदर जो मीनिंग दे रखे हैं शुरुआत में, वो मीनिंग यहां पर खत्म हो जाएंगे, डिस्कस हो जाएंगे। एक होता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स। देखो ये वर्ड जो है ना, ये बहुत वर्ड जो है हर बार आएगा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, टाइटल वर्ड जो है बहुत बार आएगा। देखो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल क्या होता है, एनी डॉक्यूमेंट, टाइटल मतलब होता है ऑनरशिप, हमेशा ध्यान रखना, टाइटल मतलब क्या होता है, ऑनरशिप। टाइटल का मतलब क्या होगा दोस्तों, पोजीशन नहीं, ऑनरशिप मतलब मालिकाना हक। टाइटल का मतलब यहीं वर्ड लिखा है टाइटल, उसका मतलब है ऑनरशिप। अगर मैं गुड्स, देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ऑनरशिप को, ऑनरशिप वर्ड है इंग्लिश वर्ड, इसको हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं टाइटल। तो टाइटल का मतलब होता है ऑनरशिप, मतलब अगर मैं ये पेन खरीदा तो मैं इसका मालिक हूं, तो इसका ऑनरशिप मेरे पे ट्रांसफर होगी, दैट इज कॉल्ड टाइटल। तो आज के बाद अगर टाइटल वर्ड का कहीं यूज हो रहा है तो समझ लेना ऑनरशिप की बात हो रही है। एनी डॉक्यूमेंट यूज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल जैसे बिजनेस चलता हुआ है उस टाइम पर हम उसका यूज करते हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस जो चलता है, जैसे नॉर्मली बिजनेस चलता है, जैसे नॉर्मल चल रहा है भाई, रोज माल आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, बना रहे हैं, बेच रहे हैं, बना रहे हैं, बेच रहे हैं। तो नॉर्मल बिजनेस के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट यूज करा जाता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस एज प्रूफ ऑफ द पोजीशन और कंट्रोल ऑफ द गुड्स। सम एग्जांपल है, वो एग्जांपल अलग चीज है, कहता है कोई भी डॉक्यूमेंट जो हम ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर यूज करते हैं एज अ प्रूफ ऑफ पोजीशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स। मतलब कि भैया मैंने कोई कार बनाई, कार बनाकर मैंने बेची, तो अब वो कार का मालिक मैं बन गया, मेरे को मिल गई वो कार, मैंने खरीद ली, अब वो कार का मालिक मैं बन गया, तो मुझे क्या बनेगा, टाइटल मेरे नाम ट्रांसफर होगा। तो ऑनरशिप में क्या होता है दोस्तों, मान लो कार का शोरूम है, तो कार के शोरूम में क्या होता है, मेनली कार बेची जाएगी। तो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी क्या है, कार का बेचना, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब एक बंदा आप आए मेरी दुकान पर, मेरी शोरूम है, आप मेरे शोरूम के अंदर आए, कहा कि भाई मुझे कार खरीदनी है हुंडई, मैंने कहा ठीक है सर हुंडई खरीदनी है, इसको भाई को होंडा की खरीदनी है, कुछ भी। तो आपने मेरे से कार ली, तो मैंने आपका एक डॉक्यूमेंट यूज करा। क्या डॉक्यूमेंट यूज करा, मैंने डॉक्यूमेंट यूज करा कि मैंने आपको एक कार का डॉक्यूमेंट दे दिया बनाकर, टाइटल। तो दैट ऑनरशिप जो हम यूज करें उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। जो गुड्स हम बेच रहे हो उसकी क्या डॉक्यूमेंट है, क्या टाइटल है, मतलब ऑनरशिप कौन कौन सी है। तो अलग अलग लेवल पर अलग अलग गुड्स के टाइटल हो सकते हैं, जैसे कि रेलवे रिसिप्ट, एक एग्जांपल जो है मैं बता रहा हूं, रेलवे रिसिप्ट। अब देखो, जैसे कि मैंने, आप मेरे शोरूम में आए और आपने मेरे से कार खरीदी, मैंने आपको क्या दिया दोस्तों, ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी। अब आपका पास ये अधिकार आ गया है कि कार आपकी और कार के ऊपर भी कंट्रोल आपका, तो वो डॉक्यूमेंट क्या माना जाएगा, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स। क्या क्लियर है या नहीं है? यस सर, यहां तक क्लियर हो गया। अब मैं जैसे कि कुछ एग्जांपल्स है, ये एग्जांपल्स मैं आपसे डिस्कस करता हूं। जैसे कि एग्जांपल्स है, काफी जगह ना ये वर्ड का यूज करा जाता है। तो जैसे रेलवे रिसिप्ट क्या हो गया, रेलवे रिसिप्ट जरा ध्यान देना, देखो एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए। जिंदगी में आगे जब भी आगे जाकर पढ़ोगे ना, आगे आप, जैसे आपने कस्टम एक्ट पढ़ा आगे जाकर, तो कस्टम एक्ट के अंदर इन चीजों का बहुत यूज करा जाता है, कस्टम जीएसटी के अंदर। जैसे रेलवे रिसिप्ट एक तरीके का डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल प्रूफ के लिए काम आता है, नॉर्मल बिजनेस में देते हैं। क्या होता है, जैसे कि मान लो मिस्टर ए ने मालगाड़ी देखी है आपने, मालगाड़ी देखी है, नहीं देखी, अरे ट्रेन, वो ट्रेन जो गुड्स को लाने ले जाने का काम करती है उसको कहते हैं मालगाड़ी। मालगाड़ी किसे कहते हैं, वो ट्रेन जो गुड्स को लाने ले जाने का काम करते हैं। आओ जरा गूगल पे देखते हैं, एक्चुअली को हिंदी में मालगाड़ी, तो दोस्तों आ भी गया मालगाड़ी, देखो मालगाड़ी लिखने पे भी आ गया। अब क्या चाहिए और जिंदगी में, अच्छा ये कुछ और ही आ गया भाई,
ये स्टोर का नाम आ गया शायद। लो भाई लो, मैं लिखता हूं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन। ये देखो सर, ये होती है मालगाड़ियां। इसके अंदर जैसे कि आपने ट्रेन देखी होगी, देखो ये ऐसी ट्रेन होती है, और ये जो गुड्स को ले जाने का इसको कहते हैं मालगाड़ी। देख रहे हो, ट्रक ले आ रहे हैं। ट्रक क्या इनके लिए? गुड्स है, ट्रक ले आ रहे हैं। ये देखो, ये है कंटेनर भरे हुए हैं। देखते जाओ, मजा आ रहा है, देखते जाओ। ठीक है, तो ऐसे कह के मालगाड़ी होती है। तो हमने कहा देखो, जब हम कोई भी, जैसे मैं रेल में गया और मैंने कहा सर मैं अब वहां रेलवे ट्रैक तक मैं अपने जो गुड्स है वो ट्रक में लेकर आया। ठीक, रेलवे ट्रैक तक मैं गुड्स क्या लेकर आया? ट्रक में लेकर आया। तो मान लेते हैं ये रेलवे ट्रैक है, ये एक रेलवे ट्रैक है, यहां पर रेल की पटरी है, मैं यहां पर ट्रक लेकर आया, यहां से मैंने इसके अंदर गुड्स पड़े हैं, इसके अंदर गुड्स, यहां से मैंने गुड्स अनलोड कराए गुड्स। ठीक है, और गुड्स ट्रेन, यहां पर ट्रेन है मान लेते हैं, या ट्रेन है, और ये ट्रेन पे मैंने लोड कराए गुड्स। क्योंकि डायरेक्ट तो ठीक है ट्रेन में डाल दोगे ना, पहले ट्रक में लेकर आओगे, रेलवे स्टेशन में जाओगे। मान लो ये रेलवे स्टेशन है, गुड्स यहां पर अनलोड कराए, यहां पर फिर लोड कराए। अब जब मैं गुड्स लोड कराऊंगा तो यहां पर एक ऑफिसर होता है जो इन गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, मतलब जो देखभाल करता है, उस टाइम उसकी ड्यूटी ये होती है। तो वो ऑफिसर मुझे इसके बदले के देता है रिसिप्ट, उसको बोलता है रिसिप्ट, और इसको बोलते हैं रेलवे रिसिप्ट। उसको क्या बोला जाता है? रेलवे रिसिप्ट। तो दोस्तों, जब मैं गुड्स ट्रेन के थ्रू मैं एक जगह से दूसरी जगह भेजता हूं, और ये भेजे सबसे ज्यादा सही तरीका है ट्रेन के थ्रू। कितने तरीके से? शिप के थ्रू भेज सकते हैं, एरोप्लेन के थ्रू, और ट्रेन के थ्रू भेज सकता है, और ट्रक के थ्रू। बाय रोड भेज सकता है, बाय ट्रेन भेज सकता है, बाय एयर भेज सकता है, बाय वाटर भेज, चारों तरह से भेज सकते हैं। तो ट्रेन के थ्रू या किसी और के थ्रू भेज रहा हूं, तो अगर जब ट्रेन के थ्रू भेजते हैं ना, ट्रेन के थ्रू, सिर्फ ट्रेन के थ्रू, तब उसके अंदर गुड्स लोड कराते हैं। तो कितना टन गुड्स लोड हुआ है, टन मींस कितना टन गुड्स लोड हुआ है, मतलब कितने आपके पास हैवी वेट का गुड्स लोड हुआ है, वो उसके एक रिसिप्ट देगा, भाई इतना टन माल लोड हो गया, और ये लो उसकी रिसिप्ट। और वो रिसिप्ट जो होगी, जो रेलवे ऑफिसर हमें देगा, उस ट्रेन का जो ऑफिसर होगा वो देगा, वो रिसिप्ट को रेलवे रिसिप्ट कहा जाता है। ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी है। जब जब आप गुड्स ट्रेन में लोड कराओगे तब तक आपको रिसिप्ट मिलेगी। दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। कि अब वो मेरे को उस जो भी रिसिप्ट मुझे रेलवे रिसिप्ट देगा, तब ये मेरे को अश्योरेंस है कि भाई वो इतने गुड्स में पहुंचा दिया है, इतना का मुझे डाटा मेरे पे पड़ा हुआ है। अब वो कोई निकाल नहीं सकता वहां से। ठीक है, मिस्टर ए ने लोड कराए गुड्स मालगाड़ी में, रेलवे ऑफिसर ने उसको एक रिसिप्ट दी, भाई इतना गुड्स लोड हो गए, इतना हम पहुंचाने के हमारे वो है। तो अगर मान लेते उसने 100 टन उसने माल चढ़ाया है, और 100 टन माल यहां से भेज रहा है, तो वहां पहुंचकर भी 100 टन ही पहुंचना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो इसलिए रिसिप्ट दी जाती है एश्योरेंस के लिए कि भाई इतना टन माल चढ़ा दिया, इतना पहुंचना चाहिए वहां पर। रेलवे रिसिप्ट इसको कहते हैं। दैट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। जैसे कि कॉन्सेप्ट है बिल ऑफ लेडिंग का, जैसे रेलवे होती है, ट्रेन के थ्रू जब माल भेजते हैं तो ये होता है रेलवे रिसिप्ट होती है। अब बिल ऑफ, गुजरात में मान लेते हैं कोई मिस्टर ए रहता है, और गोवा में मिस्टर बी रहता है। ठीक है, गुजरात में मिस्टर ए रहते हैं, गोवा मिस्टर। अब गुजरात से मिस्टर ए ने गोवा से मिस्टर बी से कुछ सामान खरीदा, परचेज करे गुड्स। क्या बोला दोस्तों मैंने? ए ने, मैं इसको अलग से बना दूं, नहीं देखो यहां से बना देते हैं, ऐसा समझा है। ए ने बी से गुड्स परचेज करे, परचेज गुड्स, ए ने बी से गुड्स परचेज करे, और अब ये इन्होंने गुड्स जो ट्रांसफर करे, मान लो 100 टन गुड्स परचेज करे, 100 टन। अब रोड के थ्रू नहीं बेच रहे, कह रहे हम शिप के थ्रू बेचेंगे। तो ये शिप पे पहुंचे। शिप कैसे बनाते हैं? आती है भाई, आती है, मेरे को बनाती है। इतनी तो बनाए दूंगा कि अच्छे से लगी जाएगी आपको। ये लो भाई, धुआं भी निकाल दिया इसका। और लो भाई, अगर आप पानी बना दूंगा तो आपको असली की शिप लग जाएगी अभी। सर लाल पानी कौन सा है? इसके अंदर शार्क है, देखिए आपने शार्क वाली मूवी। लो भाई, तो यहां पर बी ने शिप, ये शिप है, नहीं लग रही तो मैं शिप लिख देता हूं, आपको पता चल जाएगा। शिप, गुड्स लोड कराए, गुड्स लोड करा दिए किसमें? शिप के अंदर। अब ये शिप कहां पहुंचानी है? मान लो ये गोवा में रहता है और ये गुजरात में रहता है, तो दोनों आपस में, तो इन्होंने क्या करा, रोड के ना थ्रू करके, कहां से? शिप के थ्रू उन्होंने माल पहुंचाने का सोचा।
जब गुड्स लोड कराए दोस्तों, गुड्स लोड कराए, अब जो शिप का ऑफिसर है, सुप ऑफिसर, ठीक है, वो क्या करेगा, इस बंदे को देगा एक रिसिप्ट, क्या देगा उसको, एक रिसिप्ट देगा कि हाँ भाई आपके इतने गुड्स लोड हो गए हैं। जैसे रेलवे रिसिप्ट होती है ना, कि रेलवे रिसिप्ट किस लिए होती है, पता चल जाए कि हमने कितने गुड्स लोड करा दिए, वहीं उतना ही पहुंचनी चाहिए, उसके लिए रिसिप्ट देता है रेलवे ऑफिसर। ऐसे शिप ऑफिसर भी क्या देता है दोस्तों, एक रिसिप्ट देता है इसको, इस रिसिप्ट को बोलते हैं बिल ऑफ लैडिंग। क्या बोलते हैं, बिल ऑफ लैडिंग। जब भी हम कोई शिप के अंदर गुड्स लोड कराते हैं तो शिप का ऑफिसर कहता है हाँ भाई इतने गुड्स लोड हो गए तुम्हारे, ये लो बिल ऑफ लैडिंग, मतलब वो डॉक्यूमेंट देता है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। और ये शिप कहां ट्रांसफर होगा, यहां चले जाएगा और अपने गुड्स पहुंच जाएंगे। क्लियर है नहीं है, तो बिल ऑफ लैडिंग समझ में आया। जैसे रेल गुड्स लोड कराने में रेलवे पे रेलवे रिसिप्ट मिलती है, ऐसे शिप के अंदर लोड कराने में बिल ऑफ लैडिंग मिलता है। नाम अलग अलग है वो डॉक्यूमेंट, रिसिप्ट ही है करिएगा। क्लियर है, आओ जरा ध्यान देना। चलो भाई, तो मेरे को अभी कराना है डॉक वारंट, ठीक है, एक ये पॉइंट कराना है डॉक वारंट। और सर अगला मुझे एक पॉइंट कराना है आपके पास वेयर हाउस कीपिंग सर्टिफिकेट। ये सारे डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ही है दोस्तों, इनका अलग अलग यूज है, इनका हमारे उसमें कोई भी यूज नहीं है। हम बस इसको पढ़ के एक बार समझेंगे कि ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है कैसे कैसे, कहां कहां इनका यूज होता है। वार फिंगर सर्टिफिकेट, ठीक है, और आपके पास फिर एंड में गुड्स की अब कुछ डेफिनेशन बताऊंगा, गुड्स कहते किसे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स, कहते किसे, और कौन से गुड्स इन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होते हैं। तो ये हम बातें करेंगे, अगली क्लास भी काफी इंपॉर्टेंट है, उसमें हम डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल सीखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो ये सीखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुड्स, कौन सी चीज सेल ऑफ गुड्स के अंदर गुड्स मानी जाएगी, कौन सी चीज सेल ऑफ गुड्स के अंदर गुड्स नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो कौन से प्रोविजन सेल किस गुड्स पे लगेंगे, तो ये डिफाइन करा हुआ है। उसके बाद जाकर चालू होगा चैप्टर नंबर 1, दैट इज कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। क्लियर है नहीं है, ये तो कोई ऐसे गुड्स की डेफिनेशन होगी यानी, ठीक है, चर्चा करेंगे इसमें गुड्स की डेफिनेशन में, और जैसे कि डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो चालू हो जाएगा चैप्टर नंबर 1 हमारा। क्लियर है नहीं है, फिर जाकर असली स्टार्टिंग होगी कौन सेल हो। तो अगली क्लास में मिलते हैं, और अगली क्लास में पहले बेसिक बातें सीखते हैं तो रह गई है, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करने की सोचेंगे अगर होता है तो, ठीक है, नहीं तो उससे अगली क्लास में स्टार्ट कर देंगे। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।